वेलकम टू साइंस जोन इन बायोलॉजी क्लासेस बाय रूपेश कुमार। बाबू, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि टैक्सोनॉमिक हायरार्ची क्या होता है, यानी वर्गीकरण की जो इकाइयाँ होती है उसको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में किस प्रकार सजाया जाता है और टैक्सोनॉमिक रैंक क्या होता है। ठीक है, तो इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा। आज हम लोग ये देखने वाले हैं बाबू कि टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण के प्रकार। तो बाबू ये देखेंगे हम लोग कि वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है। तो बताया जाता है कि जीवों के वर्गीकरण के लिए बहुत सारी प्रणालियाँ उपयोग में लाई जाती है, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाबू क्या, तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला जो हम लोग का टॉपिक होगा बाबू वो क्या होगा, तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्या बाबू, तो क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति, वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति। अब यहाँ पे ध्यान से ये देखिए कि वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति किसे कहते हैं बाबू, तो बताया जाता है कि जब जीवों का वर्गीकरण एक या दो लक्षणों के आधार पर किया जाता है। बताया जाता है बाबू क्या, तो जब जीवों का वर्गीकरण, जब जीवों का क्या बाबू, तो वर्गीकरण जब जीवों का वर्गीकरण, जब जीवों का वर्गीकरण एक या दो लक्षणों के आधार पर, जब जीवों का वर्गीकरण एक या दो लक्षणों के आधार पर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं बाबू, तो उसे आर्टिफिशियल, तो उसे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्या बाबू, तो क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, तो उसे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, जब जीवों का वर्गीकरण एक या दो लक्षणों के आधार पर किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति कहते हैं। आप ध्यान से सुनिए, देखिए इस वीडियो को। अब जो बोर्ड पर आप लोग को दिखाई दे रहा है कि वर्गीकरण की जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसमें क्या बताया जाता है, तो इसमें वो बताया जाता है कि जब जीवों का वर्गीकरण एक या दो लक्षणों के आधार पर किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या बताया जाता है, तो एग्जाम्पल के तौर पे ये बताया जाता है कि आप लोगों ने इसके बहुत पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि फादर ऑफ बोटनी किसे कहते हैं हम लोग, यानी फादर ऑफ बोटनी के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है बाबू, तो इसमें हम लोग को एक एग्जाम्पल मिलता है थियोफ्रेस्टस, नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, थियोफ्रेस्टस जिन्हें फादर ऑफ बोटनी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने केवल स्वभाव के आधार पर, किस आधार पर बाबू, तो स्वभाव के आधार पर, स्वभाव के आधार पर किसको, तो प्लांट को, पौधों को 3 समूहों में विभक्त कर दिया। 3 समूहों में क्या कर दिए बाबू, विभक्त कर दिए। थियोफ्रेस्टस ने केवल स्वभाव के आधार पर पौधों को 3 समूहों में बांट दिए,
तीन समूह कौन कौन सा था बाबू? तो तीन समूहों में आ जाता है यहाँ पे हर्ब, श्रब और क्या बाबू? तो ट्रेज। हर्ब का मतलब कि मुलायम पौधा, श्रब का मतलब झाड़ीदार पौधे और ट्रीज का मतलब का तो बड़े कठोर वृक्ष। ये हो गया। इसके बाद बाबू एक और सदस्य थे, वैज्ञानिक थे, जिनका नाम क्या था? तो एरिस्टोटल, अरस्तु। इन्होंने क्या किया बाबू? तो केवल स्वभाव के आधार पर ही एनिमल को, जंतुओं को दो समूहों में क्या कर दिया बाबू? तो विभक्त कर दिए। अरस्तु ने क्या किया? तो जंतुओं को केवल ब्लड यानी ब्लड के कलर की उपस्थिति के आधार पर, यानी रक्त के रंग की उपस्थिति के आधार पर जंतुओं को दो समूह में बांट दिया। एक बाबू एनाइमा और दूसरा इनाइमा। अब बाबू एनाइमा किसे कहा जाता है? तो वे जंतु जिनमें रेड ब्लड का अभाव होता है, वे जंतु जिनका ब्लड जो है कलरलेस होता है। इनका ब्लड क्या होता है बाबू? तो कलरलेस होता है, कलरलेस यानी रंगहीन होता है। वे जंतु जिनका ब्लड जो है रंगहीन होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो एनाइमा कहते हैं। ये अरस्तु के द्वारा बताया गया। और अरस्तु ने ये बताया कि इस श्रेणी में कौन कौन से जंतु रखे गए हैं बाबू? तो इसमें एस्केरिस आ जाता है हम लोग के एग्जाम्पल के लिए, एस्केरिस। इसके अलावा बाबू क्या मिल जाता है हम लोग को? तो कुछ इंसेक्ट मिल जाते हैं, कुछ इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े। और क्या मिल जाता है हम लोगों को? तो कुछ मोलस्क मिल जाता है, मोलस्क इटीसी। ये हो गया बाबू वैसे जंतु जिनका ब्लड जो है रेड नहीं होता। वे जंतु जिनका ब्लड रेड नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है बाबू? तो उन्हें हम लोग कहते हैं क्या? तो एनाइमा। अब जो है दूसरा टॉपिक जो कि बताया गया कि अरस्तु ने बताया कि जंतु दो प्रकार के होते हैं बाबू। इसमें दूसरा आ जाता है हम लोग के लिए क्या? तो इनाइमा। अब बाबू इनाइमा किसे कहते हैं? तो इनाइमा के बारे में बताया जाता है कि इनाइमा क्या होता है बाबू? तो इनाइमा के बारे में अरस्तु ने बताया कि वे जंतु जिनका ब्लड रेड होता है, वे जंतु जिनका ब्लड रेड होता है, वैसे जंतुओं को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? तो इनाइमा कहते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, अरस्तु के अनुसार इनाइमा के नाम से जाना जाता है वैसे जंतुओं को जिनका ब्लड रेड होता है। अब बाबू अरस्तु ने ये बताया था कि ये जो इनाइमा है अर्थात रेड ब्लडेड जो एनिमल है बाबू, वे भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो उन्होंने बताया कि ओविपेरस और दूसरा बाबू विविपेरस। ओविपेरस और विविपेरस, ठीक है बाबू। तो ओविपेरस किसे कहते हैं? अब ध्यान से देखिए बाबू, यहाँ पे एक हो गया बाबू क्या? तो ओविपेरस और दूसरा बाबू विविपेरस। ओविपेरस किसे कहते हैं? तो इसका हिंदी बताया जाता है बाबू क्या? तो अंडप्रजक, अंडप्रजक। और इसका हो जाता है बाबू क्या जी? तो सजीव प्रजक, अंडप्रजक और सजीव प्रजक। तो अंडप्रजक किसे कहा जाता है बाबू? तो बताया जाता है कि वे जंतु जो अंडे को जन्म देते हैं, वे जंतु जो अंडे को जन्म देते हैं उन्हें अंडप्रजक कहते हैं। और वे जंतु बाबू जो सजीव बच्चे को जन्म देते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो सजीव प्रजक यानी विविपेरस कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग को क्या मिलता है बाबू? तो ओविपेरस में हम लोग को एग्जाम्पल में क्या मिल जाता है? तो सरीसृप, उभयचर, पक्षी इत्यादि। विविपेरस यानी सजीव प्रजक किसे कहते हैं? तो वे जंतु जो बच्चे को जन्म देते हैं, वे जंतु जो बच्चे को जन्म देते हैं बाबू, उसे हम लोग सजीव प्रजक कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया जाता है इस ओविपेरस और विविपेरस के बारे में। तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए कि ओविपेरस किसे कहते हैं। ओविपेरस तो अंडे देने वाले, अंडे देने वाले
अंडे देने वाले जंतुओं को, अंडे देने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं बाबू? तो बताया जाता है कि ओविपेरस कहते हैं, ओविपेरस कहते हैं। जैसे रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, एवेज, पीसेज, एटीसी। ठीक है बाबू। तो ये कहेंगे कि किसके उदाहरण है बाबू? तो ये उदाहरण हो गए ओविपेरस के। ओविपेरस किससे कहेंगे? तो अभी बताया गया कि अंडे देने वाले जंतुओं को, अंडे देने वाले जंतुओं को हम लोग ओविपेरस कहते हैं। जैसे कि सरीसृप, ठीक है बाबू, सरीसृप, उभयचर, पक्षी, मत्स्य, ये क्या है बाबू? तो ये है ओविपेरस। अब इसके बाद हम लोग को मिल जाता है कि विविपेरस किसे कहते हैं? तो अरस्तु ने बताया कि वे जंतु जो किसको जन्म देते हैं बाबू? तो वे जंतु जो बच्चे को जन्म देते हैं, वे जंतु जो बच्चे को जन्म देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसके बारे में बताया जाता है कि उसे हम लोग विविपेरस कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाबू, क्या लिख सकते हैं? तो बताया जाता है कि वे जंतु, यानी विविपेरस के बारे में क्या बताया जाता है? विविपेरस यानी बताया जाता है कि बच्चे देने वाले जंतुओं को, बच्चे देने वाले जंतुओं को, ठीक है, इसके बारे में बताया जाता है कि बच्चे देने वाले जंतुओं को, बच्चे देने वाले जंतुओं को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? तो विविपेरस कहते हैं, विविपेरस कहते हैं। जैसे में क्या मिल जाता है एग्जाम्पल? तो जैसे में हम लोग को मिल जाता है क्या बाबू? तो मैमल्स, यानी कि स्तनधारी, ठीक है। तो ये हो गया बाबू आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो वर्गीकरण का पहला प्रकार है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम क्या बताएं? तो बताया गया कि जब जीवों का वर्गीकरण एक या दो लक्षणों के आधार पर, एक या दो लक्षणों के आधार पर किया जाता है तो उसे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया कि ये जो थियोफ्रेस्टस जो थे बाबू, ये केवल स्वभाव के आधार पर पौधों को 3 समूहों में बांट दिए। कौन बाबू? तो हर्ब, श्रब और ट्रीज, ये 3 समूहों में बांट दिया गया। अब इसके बाद हम बताएं कि ये जो अरस्तु थे बाबू, अरस्तु जिनका नाम सुना होंगे आप लोग, कि जिन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी और फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो अरस्तु ने जंतुओं को 2 समूहों में बांट दिए केवल लाल रक्त के उपस्थिति के आधार पर। पहला जो बताए बाबू वो था क्या? तो एनाइमा, और एनाइमा के बारे में बताया गया कि कलरलेस एनिमल को, कलरलेस यानी जिनका ब्लड कलरलेस है, तो कलरलेस ब्लड वाले जंतुओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? तो एनाइमा कहते हैं। और एनाइमा की श्रेणी में क्या क्या आता है? तो एस्केरिस आ जाता है, कुछ इंसेक्ट्स आ जाते हैं, मोलस्क आ जाता है, बहुत सारे जंतु आ जाते हैं। और इनाइमा के बारे में यहाँ पे बताया गया आप लोगों को कि इनाइमा क्या होता है बाबू? तो इनाइमा के बारे में बताया गया कि वे जंतु जिनका ब्लड जो है कलरफुल होता है, यानी रेड कलर का होता है, यानी वे जंतु जिनका ब्लड रेड कलर का होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे इनाइमा कहते हैं। और अरस्तु ने इनाइमा को 2 समूह में बांट दिया बाबू, ओविपेरस और विविपेरस। ये हो गया। ओविपेरस के बारे में आप लोग को बताया गया कि ओविपेरस क्या है बाबू? तो अंडे देने वाले जंतुओं को, अंडे देने वाले जंतुओं को हम लोग ओविपेरस कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या मिल जाता है? तो रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, एवेज और मछली वगैरह। दूसरा जो है बाबू वह है विविपेरस। तो विविपेरस किसे कहते हैं? तो यहाँ पे लिखा जा चुका है स्पष्टता कि विविपेरस क्या होता है। तो बच्चे देने वाले या संतान को जन्म देने वाले जो जंतु होते हैं उन्हें विविपेरस कहते हैं। जैसे क्या हो जाता है बाबू? तो स्तनधारी। इसके अलावा भी कुछ जंतुओं को शामिल किया गया है विविपेरस में, जैसे कि बिच्छू,
चमगादड़, व्हेल इत्यादि। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम लोग ये देखेंगे बाबू, आप लोगों ने सुना था कि कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है, तो क्यों जाना जाता है? तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो थियोफ्रेस्टस थे, थियोफ्रेस्टस बोल रहे हैं, जो कैरोलस लिनियस थे, इन्होंने क्या किया था? तो केवल पुंकेसर की संख्या के आधार पर, थोड़ा सा यहाँ पे मिटाना पड़ेगा, इसको ध्यान से देख लीजिए और वीडियो रोक कर जो नोट करना चाहते हैं इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम ये बताएंगे कि आखिर कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, जल्दी कीजिए। ठीक है बाबू, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि आखिर लिनियस को फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी के नाम से क्यों जाना जाता है। तो लिनियस अब इन्होंने क्या किया था बाबू? तो लिनियस ने क्या किया था? तो पौधों में पुंकेसरों की संख्या के आधार पर, यानी स्टामेन के आधार पर, नंबर ऑफ स्टामेन, नंबर ऑफ स्टामेन, पुंकेसर की संख्या के आधार पर प्लांट को बाबू वे कितने ग्रुप में बांटे थे? तो बताया जाता है कि प्लांट को वे 24 समूहों में बांटे थे। पौधों को कितने समूहों में बाबू? 24 वर्गों में, 24 समूहों में बांटे थे। ठीक है, इसलिए इनको यानी कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। ठीक है बाबू, अब यहाँ पे हम लोग वर्गीकरण का दूसरा प्रकार देखेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं बाबू हम लोग अपने दूसरे टॉपिक के तरफ, जो क्या है? तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति। वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति। तो ध्यान से देखिए बाबू, अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति। अब वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति क्या होती है बाबू? तो जब बताया जाता है कि जब जीवों का वर्गीकरण उनके प्राकृतिक गुणों के आधार पर किया जाता है। ऐसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या बाबू? तो जब जीवों का वर्गीकरण, जब जीवों का वर्गीकरण उनके प्राकृतिक गुणों के आधार पर किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं बाबू? तो बताया जाता है कि तो उसे नेचुरल सिस्टम ऑफ, तो उसे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ नाम आता है बाबू। तो वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति किसने दिया था? तो बताया जाता है कि जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर, ये दो वैज्ञानिक थे बाबू। ठीक है, कौन कौन? तो जॉर्ज बेंथम, जॉर्ज बेंथम, ठीक है, और कौन थे? तो जोसेफ डाल्टन हुकर, ये बाबू दो वैज्ञानिक थे। ठीक है, जॉर्ज बेंथम
और जोसेफ डाल्टन हुकर, इन दोनों वैज्ञानिकों ने बाबू क्या किया था, तो सम्मिलित रूप से एक पुस्तक लिखे थे। इन दोनों वैज्ञानिकों के प्रयास से एक पुस्तक लिखा गया था, जिस पुस्तक का नाम क्या था बाबू, तो जेनेरा प्लांटेरम वॉल्यूम 2। ठीक है बाबू, ये पुस्तक है क्या बाबू, तो जेनेरा प्लांटेरम वॉल्यूम 2। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो ये जरूर याद रखिएगा कि पुस्तक का नाम और वैज्ञानिक का नाम भी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में। जैसे पूछ देगा कि जेनेरा प्लांटेरम वॉल्यूम 2 नामक पुस्तक जो है किनके द्वारा लिखा गया है, तो जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर। ठीक है, जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर। अब ध्यान दीजिए बाबू, जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था, इस पुस्तक के बारे में बताया जाता है कि इस पुस्तक में इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या किया था, तो पौधों का डिस्क्रिप्शन दिए थे, अर्थात बताए थे कि पौधे जो है 2 समूहों में बटे होते हैं। कितने समूह में बाबू, तो 2 समूह में, यानी इस पादप जगत को उन्होंने 2 सब जगत में यानी 2 उप जगत में विभक्त कर दिया। अर्थात इन दोनों वैज्ञानिकों के प्रयास से जो पुस्तक लिखा गया था जेनेरा प्लांटेरम वॉल्यूम 2, इस पुस्तक के बारे में उन्होंने क्या बताया था बाबू, तो ध्यान दीजिए, उन्होंने ये बताया था कि जो पौधे होते हैं, अर्थात इन दोनों वैज्ञानिकों ने, एक बार फिर से देख लीजिए, तब तक इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए बाबू कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है। उसके बाद हम आप लोगों को इस जेनेरा प्लांटेरम वॉल्यूम 2 की कहानी बता रहे हैं कि इस पुस्तक के अंतर्गत पौधों को किस प्रकार से डिस्क्राइब किया गया था। नोट कीजिए जल्दी। अब ध्यान दीजिए बाबू, इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या किया, तो किंगडम प्लांटी को 2 सब किंगडम में डिवाइड कर दिया। कौन कौन बाबू, तो ध्यान से देखिए, प्लांट किंगडम यानी कि पादप जगत। कौन सा जगत बाबू, तो पादप जगत। इस पादप जगत को जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने क्या किया बाबू, तो 2 सब जगत में बांट दिए, 2 सब किंगडम में डिवाइड कर दिया, जिसका नाम क्या था बाबू, तो एक का नाम उन्होंने क्या रखा, तो एक का नाम रखा गया उन दोनों के द्वारा क्रिप्टोगैमिया, और दूसरा बाबू फेनेरोगैमिया। अब ध्यान से देखिए कि क्रिप्टोगैमिया और फेनेरोगैमिया क्या होता है बाबू, सॉरी एक चीज़ गलत बता दिए हैं आप लोगों को। इन दोनों के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था बाबू, उस पुस्तक का नाम था जेनेरा प्लांटेरम वॉल्यूम 3। ठीक है, वॉल्यूम 2 नहीं, वॉल्यूम 3। ठीक है बाबू। अब यहाँ पे देखिए, क्रिप्टोगैमिया में उन्होंने क्या बताया बाबू, तो क्रिप्टोगैमिया में कैसे पौधों को रखा गया, तो बताया गया इन दोनों वैज्ञानिकों के द्वारा कि इसमें पुष्प रहित किसको बाबू, पौधों को क्या किया गया, तो शामिल किया गया। अर्थात कि बाबू पौधों का वह समूह जिनमें पुष्प होता ही नहीं है, वैसे पौधों के समूह को हम लोग क्रिप्टोगैमिया कहते हैं। और फेनेरोगैमिया किसको कहा जाता है बाबू, तो उन दोनों के द्वारा बताया गया कि पुष्पयुक्त पौधों को क्या किया गया है इसमें, तो शामिल किया गया है। ठीक है बाबू, इसमें कैसे पौधों को शामिल किया गया है, तो पुष्पयुक्त पौधों को शामिल किया गया, जिसे कई कुलों में यानी बताया गया कि इस पुष्पयुक्त पौधों के समूह को उन्होंने कितने कुलों में बाबू, तो 202 वर्गों में, यानी 202 क्लास में
इस फेनेरोगैमिया सब किंगडम को क्या किया गया, डिवाइड किया गया इस पुस्तक के अंतर्गत। तो ये हो गया बाबू हम लोग का नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम क्या बताएं बाबू, तो जब जीवों का वर्गीकरण उनके प्राकृतिक गुणों के आधार पर किया जाता है तो उसी वर्गीकरण को हम लोग नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के दौरान जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन होकर दोनों ने एक सम्मिलित रूप से पुस्तक लिखा था, जिस पुस्तक का नाम क्या था बाबू, जेनेरा प्लांटेरम वॉल्यूम 3। और इस जेनेरा प्लांटेरम वॉल्यूम 3 के अंतर्गत उन्होंने यानी दोनों वैज्ञानिकों ने क्या किया, तो प्लांट जगत को यानी प्लांट किंगडम को क्या किया था बाबू, तो दो उप जगत में बांट दिए थे, क्रिप्टोगैमिया और फेनेरोगैमिया। क्रिप्टोगैमिया में उन्होंने पुष्प रहित पौधों को शामिल किया, अर्थात वैसे पौधे को इसमें शामिल किया गया क्रिप्टोगैमिया में जिसमें कभी पुष्प लगता ही नहीं है, ठीक है। और फेनेरोगैमिया में वैसे पुष्पों को शामिल किया गया, वैसे पौधे को शामिल किया गया जिसमें पुष्प लगता है, ठीक है बाबू। तो अब इन दोनों वैज्ञानिकों ने इस सब किंगडम फेनेरोगैमिया को 2 क्लास में क्या कर दिया बाबू, तो डिवाइड कर दिए, ठीक है। 2 क्लास नहीं, 2 फैमिलीज में, 2 परिवारों में, फैमिली में डिवाइड किया गया था फेनेरोगैमिया को। ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे वर्गीकरण का तीसरा प्रकार बाबू। तो वर्गीकरण का तीसरा प्रकार जिसका नाम क्या है, तो इसका नाम है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की जाति वृत्तीय पद्धति, ठीक है। वर्गीकरण की जाति वृत्तीय पद्धति, तो इसको ध्यान से देख लीजिए वीडियो को बाबू, और एक एक करके रोक कर वीडियो में जो कुछ इंपॉर्टेंट लगे आपको उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चूँकि टैक्सोनॉमिक 11th का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है बाबू, टैक्सोनॉमी वर्गीकरण विज्ञान। अब इसमें हम लोग देखेंगे वर्गीकरण की तीसरा प्रकार जिसका नाम क्या है बाबू, तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनिक भी लिख सकते हैं और फाइलोजेनेटिक भी लिख सकते हैं, ठीक है बाबू। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की जाति वृत्तीय पद्धति, ठीक है बाबू, वर्गीकरण की जातीय वृत्तीय पद्धति। तो बताया जाता है कि जब जीवों का वर्गीकरण उनके विकासीय संबंधों के आधार पर किया जाता है, ठीक है बाबू। तो यहाँ पे हम परिभाषा भी इसका लिख दे रहे हैं, नोट कर लीजिए। जब जीवों का क्या बाबू, तो वर्गीकरण, जब जीवों का वर्गीकरण उनके विकासीय संबंधों, जब जीवों का वर्गीकरण उनके विकासीय संबंधों के आधार पर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं बाबू, तो उसे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो उसे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है बाबू। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे क्या बताया जाता है बाबू, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, बताया जाता है कि इस वर्गीकरण के बारे में सबसे पहले किसने दिया बाबू जानकारी, तो एंगलर और फ्रोंटल। एंगलर इस वर्गीकरण के बारे में सबसे पहले ANGLER एंगलर एवं फ्रोंटल, एंगलर और फ्रोंटल नामक वैज्ञानिकों ने इस वर्गीकरण के बारे में जानकारी दी है। इन्होंने क्या किया बाबू, तो विकासीय क्रम के आधार पर, विकास के क्रम के आधार पर जो पुष्पी पौधे थे, यानी जो फ्लावरिंग प्लांट था बाबू, फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स को 280
कुलों में बांट दिए। ये 280 फैमिली में 280 कुलों में क्या किए, तो वर्गीकृत किए। किस आधार पर बाबू, तो विकासीय संबंधों के आधार पर एंगलर और फ्रंटल ने क्या किया, तो फ्लावरिंग प्लांट्स को यानी पुष्पीय पौधों को 280 कुलों में 280 फैमिली में क्या कर दिए, तो बांट दिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे बाबू कि वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति क्या है। वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति, तो इसको नोट कर लीजिए बाबू, किसे कहते हैं, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बताया गया कि जब जीवों का वर्गीकरण उनके विकासीय संबंधों के आधार पर किया जाता है तो उसे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। और इस क्लासिफिकेशन के बारे में सबसे पहले एंगलर और फ्रंटल ने बताया, और उन्होंने फ्लावरिंग प्लांट को यानी पुष्पीय पौधों को 280 कुलों में क्या कर दिए बाबू, तो विभक्त कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे बाबू कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन या टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसे कहा जाता है। ठीक है बाबू, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब देखिए बाबू क्या होता है टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यानी जीवों की द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली। ठीक है बाबू, तो बताया जाता है कि अरस्तु, नाम सुना होगा अरस्तु का, बहुत बढ़िया, मतलब समझिए कि नाम है अरस्तु का, इन्होंने बहुत कारनामे किए हैं। कौन, तो बाबू अरस्तु, एरिस्टोटल। ठीक है, अरस्तु ने क्या किया बाबू, तो इनके बारे में बताया जाता है कि अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को यानी इस पृथ्वी पर जितने भी जीव थे बाबू, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है इस पृथ्वी पर, जितने भी जीवित जीव है बाबू, इन सबको अरस्तु ने दो ही जगत में क्या कर दिए थे, बांट दिए थे। कौन कौन बाबू, तो किंगडम प्लांटी और दूसरा बाबू किंगडम कौन, तो एनिमैलिया। किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमैलिया। ठीक है, तो ये दो जगत में बांट दिया गया था। इसके बाद बाबू बताया जाता है कि लिनियस ने एक और पुस्तक लिखा था बाबू। ठीक है, लिनियस द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था उसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी। लिनियस की बात आ गई यहाँ पे, लिनियस, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था बाबू, जिस पुस्तक का नाम क्या था, तो सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है, सिस्टेमा नेचुरी। अब सिस्टेमा नेचुरी के अंतर्गत उन्होंने जीवधारियों को दो जगत में क्या किए बाबू, तो वर्गीकृत किए। ठीक है, दो जगत में वर्गीकृत किए, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। इनके द्वारा भी जीवों को दो ही जगत में बांट दिया गया है, ऑर्गेनिज्म को दो जगत में बांट दिया गया, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम और का बाबू, तो एनिमल किंगडम। क्या आखिर दोनों में अंतर क्या है, तो अरस्तु ने जो जीवों का वर्गीकरण किया था उसका कोई आधार नहीं दिए थे कि आखिर जंतु को यानी जीव को किंगडम प्लांटी में बांट रहे हैं, किंगडम एनिमलिया में बांट रहे हैं, इसका कोई आधार, जैसे कहा जाता है ना कि कोई आधारीय जानकारी, कोई बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं दिए थे। लेकिन लिनियस ने जो जीवों का वर्गीकरण किया था ना, इसका कॉन्सेप्ट दिया था। मेन कॉन्सेप्ट क्या था, तो इनकी कोशिका भित्ति, सेलुलोज की उपस्थिति, कोशिका भित्ति में सेलुलोज की उपस्थिति। ठीक है, कोशिका भित्ति की उपस्थिति, सेल मेम्ब्रेन की उपस्थिति,
यानी बहुत सारे कहेंगे कि आधार दिए थे। कौन? तो लीनियस। तो यहाँ पे देख लीजिए बाबू, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जब जीवों का बंटवारा दो जगत में चाहे किसी भी आधार पर कर दिया जाता है तो उस प्रकार के वर्गीकरण को हम लोग टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। जिसमें अरस्तु की बात आई तो अरस्तु ने बिना कोई आधार दिए इस पृथ्वी के समस्त जीवों को दो जगत में बांट दिए, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया। लेकिन लीनियस ने अरस्तु के सिद्धांत में मौजूद कमियों को दूर करके कुछ आधार दे दिए और उस आधार पर जब जीवों का वर्गीकरण कर दिया, क्या? तो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। ठीक है, पादप जगत और जंतु जगत। ठीक है बाबू। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जीवधारियों की 5 जगतीय वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है बाबू, तो यहाँ पे उस चीज को भी देख लीजिए। ठीक है, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, 5 जगतीय वर्गीकरण। तो यहाँ पे देख बाबू ध्यान दीजिए, बताया जाता है एक वैज्ञानिक थे बाबू जिनका नाम क्या था? तो वी टेकर। क्या नाम था बाबू? वी टेकर। वी टेकर, जिनका पूरा नाम क्या था बाबू? तो RH वी टेकर। RH वी टेकर ने क्या किया था? तो सन 1969 ईस्वी में, कब बाबू? तो सन 1969 ईस्वी में इस पृथ्वी के समस्त जंतुओं को, इस पृथ्वी के समस्त जंतुओं को या जीवों को, यानी पूरे ऑर्गेनिज्म को कितने जगत में बाबू? तो इन्होंने 5 जगत तैयार किए थे। कितने जगत तैयार किए थे बाबू? तो 5 जगत तैयार किए थे। पांचों जगत में सबसे पहला जो जगत था बाबू वह क्या था? तो किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा। ठीक है, दूसरा जो था बाबू वह क्या था? तो किंगडम प्रोटिस्टा। तीसरा जो था बाबू वह क्या था? तो किंगडम फंजाई। ठीक है, चौथा जो किंगडम था बाबू उसका नाम क्या था? तो किंगडम प्लांटी। और लास्ट में उन्होंने किसको रखा था? तो किंगडम एनिमलिया को। ठीक है, तो ये देख लीजिए बाबू कि 5 जगतीय वर्गीकरण की प्रणाली किसने प्रस्तुत किया? तो बताया जाता है कि RH वी टेकर। RH वी टेकर ने क्या किया था? तो 1969 ईस्वी में इस पृथ्वी के समस्त जीवों के वर्गीकरण के लिए 5 जगत की व्यवस्था की है, जिसमें पहला जगत था मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, पादप जगत और जंतु जगत। 5 जगत की व्यवस्था कर दिए। ठीक है बाबू, अब इस 5 जगतीय वर्गीकरण के बारे में बताया जाता है कि इसका आधारीय लक्षण क्या था, किस आधार पर कहेंगे कि वी टेकर ने जंतुओं का वर्गीकरण किया। तो कोशिका संरचना की जटिलता, यानी सेलुलर लेवल यूज किए थे। सेलुलर लेवल कोशिकीय स्तर यूज किया गया। दूसरा जो कैरेक्टर था यानी मेन कैरेक्टर था वह था बाबू मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन। भोजन के तौर तरीके। तीसरा जो लक्षण था बाबू वह क्या था? तो जाति वृत्तीय संबंध, यानी कि फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। ठीक है, चौथा जो कंडीशन था बाबू, चौथा कंडीशन क्या था? तो शारीरिक संगठन। ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये 4 कैरेक्टर यूज किए थे। कौन? तो RH वी टेकर, यानी RH वी टेकर ने 4 आधारीय लक्षण सिलेक्ट किए
और उन चारों लक्षण के आधार पर इस पृथ्वी के जीवों को 5 जगत में बांट दिए, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। बस आज इतना ही रहने दे रहे हैं बाबू। इसके अगले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि किंगडम मोनेरा क्या होता है, इसमें कैसे सदस्य को रखा जाता है। ठीक है बाबू, तो वीडियो कैसा लगा ध्यान से देखिए, अच्छा लगेगा। ठीक है, चूँकि बढ़िया तरीके से पढ़ाया गया है यहाँ पे कि सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है। और बाबू ये जो क्लासिफिकेशन के सिस्टम है ये आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए नीट कहिए या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहिए ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, तो बाबू वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और आने वाले वीडियो को देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है बाबू बायोलॉजी क्लासेस बाय रुपेश कुमार। धन्यवाद।